बांग्लादेश के सियासी इतिहास में 17 फरवरी 2026 का दिन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, क्योंकि इस दिन बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के नेता तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। ढाका के संसद भवन का साउथ प्लाजा इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले जिस एक सवाल ने भारत और बांग्लादेश दोनों जगहों पर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी, वो सवाल ये कि तारिक रहमान की कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा और क्या इसमें अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को जगह मिलने वाली है या फिर अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश की संसद में कोई जगह नहीं होगी। इसके साथ ही सबसे बड़ा कूटनीतिक सवाल ये कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तारिक रहमान की नई सरकार में हिंदू चेहरे के तौर पर बीएनपी के कद्दावर नेता गोएश्वर चंद्र रॉय को कैबिनेट में शामिल किया जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। गोएश्वर चंद्र रॉय सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि बीएनपी की नीति निर्माण कमेटी के प्रमुख हैं और उनका खालिदा जिया के परिवार से बेहद पुराना और गहरा नाता रहा। इस बार के चुनाव में बीएनपी के सिंबल पर जीतकर संसद पहुंचने वाले वो सिर्फ 2 हिंदू उम्मीदवारों में से एक हैं, जो कि ढाका 3 सीट से जीत कर आए। उनके समधी निताय रॉय चौधरी भी जीतकर संसद पहुंच चुके हैं, जिससे पार्टी के भीतर उनका कद और मजबूत हो गया। गोएश्वर का मंत्री बनना इसलिए भी अहम है क्योंकि तारिक रहमान ने चुनाव से पहले वादा किया था कि देश के विकास में हर समुदाय की भागीदारी होगी और गोएश्वर को शामिल कर वे दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि बीएनपी की सरकार में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहेंगे। अब देखना होगा कि उनका ये वादा, उनका ये दावा कितना सही और सटीक बैठता है। तारिक रहमान अपनी कैबिनेट में अनुभव और युवा जोश को एक संतुलित माहौल के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक संतुलन बनाने की भी एक आप कह सकते हैं प्रयास की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 40 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिनमें मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और मिर्जा अब्बास जैसे पुराने दिग्गजों के साथ साथ शमा उबैद और बैरिस्टर फरजाना शर्मिन कुदुल जैसे नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं उस कूटनीतिक पहलू की जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी कि क्या आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका जाएंगे या नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण में शामिल न होने के पीछे कोई राजनीतिक कड़वाहट या नाराजगी नहीं है, बल्कि उनकी पूर्व निर्धारित व्यस्तताएं हैं। जिस वक्त ढाका में शपथ ग्रहण समारोह होगा, ठीक उसी वक्त भारत में एक बहुत बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 17 फरवरी को ही मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक पहले से तय है, जिसके कारणवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अब नहीं पहुंचेंगे, शिरकत नहीं कर पाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना इस पूरे व्यस्त कार्यक्रम के साथ संभव बिल्कुल नहीं था, लेकिन भारत ने अपने प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं छोड़ी है। भारत सरकार की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ढाका जाएंगे और ये दर्शाता भी है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने लोकतांत्रिक रिश्तों को कितनी अहमियत देता है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ओम बिरला की मौजूदगी में भारत और बांग्लादेश के गहरे रिश्तों और साझा इतिहास का एक प्रतीक रहेगा पूरा समारोह। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना और बीएनपी की ये प्रचंड जीत भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को किस दिशा में ले जाएगी। बीएनपी ने 300 में से 212 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि अवामी लीग इस चुनाव से बाहर थी, यानी कि अब ढाका में सत्ता का चरित्र पूरी तरह बदल गया। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बीएनपी को भारत के प्रति थोड़ा सख्त और पाकिस्तान या चीन के प्रति नरम माना जाता है, लेकिन कूटनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते, बल्कि स्थायी हित होते हैं। तारिक रहमान भी ये बखूबी समझते हैं कि भारत जैसा विशाल पड़ोसी देश उनके देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए कितना जरूरी है। भारत की भूमिका उनके देश की अर्थव्यवस्था, उनके देश के विकास के लिए कितना आवश्यक है। अब यही वजह है कि चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तारिक रहमान को फोन कर बधाई भी दी थी और तारिक ने भी भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई, यानी कि भारत से कड़वाहट खत्म की जाएगी। जिस तरह का माहौल बना रहता है, जिस तरह के राजनीतिक जानकार बातें रखते हैं कि दोनों देशों के बीच, और जब बात बीएनपी की आती है तो वो भारत को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, तो ये छवि जो है बदलने वाला काम होगा अब इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद।
अब भारत के लिए बांग्लादेश की सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्य की कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। वहीं बांग्लादेश के लिए भारत का बाजार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जीवन रेखा के समान है। ओम बिरला का जाना और गोएश्वर चंद्र रॉय जैसे नेताओं का कैबिनेट में शामिल होना ये एक बड़ा संकेत है और शुरुआती आशंकाओं के बावजूद दोनों देश व्यावहारिकता के आधार पर आगे बढ़ेंगे, इस बात की ये तस्दीक करता नजर आ रहा है पूरा पहलू। हालांकि शेख हसीना के दौर में जो अटूट भरोसा था उसे नए सिरे से बनाने में तारिक रहमान और नई दिल्ली दोनों को वक्त लगने वाला है। फिलहाल संकेत सकारात्मक है और ये नई सरकार भारत के साथ टकराव की बजाय सहयोग का रास्ता चुनती नजर आ रही है। ऐसा तो अभी तक के पूरे सिनेरियो में आप कह सकते हैं, पूरे परिदृश्य में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर 17 फरवरी का दिन दक्षिण एशियाई राजनीति में नए समीकरणों का गवाह बनेगा, जहां एक तरफ तारिक रहमान अपनी नई टीम के साथ बांग्लादेश की कमान संभालेंगे, तो वहीं भारत अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाकर ये संदेश देगा कि पड़ोसी होने का धर्म निभाना उसकी प्राथमिकता रहा है। किसी भी कड़वाहट से ऊपर उठकर देश के लिए सहयोग करना, पड़ोसी मुल्क का सहयोग करना आवश्यक समझा जाता है। अब आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जहां पर एक बार फिर सियासी भूचाल आना शुरू हो गया है। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐसा झटका लगा जिसने ममता बनर्जी की सरकार और प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में ला खड़ा किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनाव आयोग ने वो कदम उठा लिया जिससे ये संकेत साफ हो गया कि अगर समय रहते दखल ना दिया जाता इस पूरे माजरे में तो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कोई बड़ा खेल हो जाता। चुनाव आयोग की सख्ती को सीधे तौर पर ममता सरकार के सिस्टम पर अविश्वास के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिन अफसरों पर कार्रवाई हुई वे वही कड़ियां हैं जिनके जरिए मतदाता सूची जैसे संवेदनशील प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को तत्काल रूप से प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संदेश साफ है कि चुनावी प्रक्रिया के साथ किसी भी तरह की चालाकी या लापरवाही अब चलने नहीं वाली। आयोग का यह भी मानना है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया केवल कागजी औपचारिकता नहीं है बल्कि लोकतंत्र की एक रीढ़ के जैसा काम करती है। इसी प्रक्रिया के जरिए तय होता है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। अगर इसी स्तर पर गड़बड़ी हो जाए तो पूरे चुनाव की निष्पक्षता सवालों के घेरे में आ जाती है। अब यही वजह है कि आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए ये सख्त कार्रवाई की है। 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। आयोग की नज़र में ये सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं है बल्कि गंभीर कदाचार और शक्तियों के दुरुपयोग का एक मामला है। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया उनमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ शामिल हैं जिनकी भूमिका मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने में बेहद अहम होती है। यानी कि किसी भी मतदाता का ये लोग नाम हटा सकते थे, जोड़ सकते थे और धांधली को अंजाम दिया जा सकता था। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से लेकर फरक्का, मायानगुड़ी, सूती कैनिंग पूर्व और देवरा तक फैली ये कार्रवाई बताती है कि मामला किसी एक इलाके तक सीमित नहीं था। अब यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि अगर समय रहते चुनाव आयोग ने लगाम ना कसी होती तो एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेरफेर की कोशिश हो सकती थी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भी साफ निर्देश दे दिया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ उनके कैडर स्तर पर तुरंत विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाए और इसकी जानकारी बिना देरी आयोग को भी पहुंचा दी जाए। अब इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब साफ है कि राज्य सरकार के पास मामले को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। ममता जी के लिए बड़ा झटका है। जाहिर तौर पर चुनाव से पहले अब फायदा उठाने की कोशिश करेगी केंद्र की सत्ताधारी पार्टी। इसमें देखना यह भी होगा कि ममता इनसे कैसे बाहर निकलती हैं और कैसे इन अधिकारियों की बचाव की गुंजाइश नजर आएगी। अब चुनाव आयोग ने दो टूक ये भी कहा है कि चुनावी काम में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को ममता बनर्जी के लिए बड़े राजनीतिक झटके के तौर पर देखा भी जा रहा है। विपक्ष इसे बड़े बात का और बतंगड़ जैसी बात बताने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इस बात का सबूत है कि बंगाल में चुनाव से पहले सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी कि सत्ताधारी पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस तरह की कोशिशें की रही है और ममता को झटका देने की एक कह सकते हैं षड्यंत्र के रूप में काम हो रहा है। वहीं प्रशासनिक हलकों में इसे चुनाव आयोग का अब तक का सबसे बड़ा और सख्त संदेश माना जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये कार्रवाई भी इस बात को दिखाती है कि आयोग इस बार किसी भी राज्य में कोई जोखिम लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा।
अब इसी बीच चुनाव आयोग का असम का 3 दिवसीय दौरा भी शुरू हो रहा है, जिसे 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। आयोग राजनीतिक दलों, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत कर ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं भी लोकतंत्र की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ ना हो। पश्चिम बंगाल में हुई कार्रवाई ये तो साफ कर रही है कि अगर कहीं भी गड़बड़ी की आशंका हुई तो चुनाव आयोग बिना किसी दबाव के सीधा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। अंत में बात कर लेते हैं आपकी जेब की, और जेब यानी कि सोना चांदी के उन दामों की जिसमें आज पूरे देश की नजरें थी, जिसने पूरे देश में आज हलचल मचा दी। अगर आप आज यानी कि 16 फरवरी को 2026 में सोना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको बाजार की ताजा चाल से बेहद बारीकी से समझने की जरूरत है। इस चाल से आपको रूबरू हम कराएंगे। अब क्योंकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर जो हलचल मची है वो आपकी जेब को भी ढीला कर सकती है, फायदा भी पहुंचा सकती है। इस गड़बड़ी ने अब बदलाव के तौर पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े जानकारों और निवेशकों को भी हैरानी में डाल दिया है। आज सुबह जब बाजार खुला तो लगा कि सोने और चांदी की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि भाव धड़ाम से नीचे गिर गए, जिसे देखकर खरीदारों के चेहरे पर एक पल के लिए तो मुस्कान आ ही गई थी। शायद अब जेवर खरीदना सस्ता हो जाए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि दोपहर होते होते बाजार ने ऐसी पलटी मारी कि गिरते हुए दाम वापस रिकवरी की राह पर चलते नजर आए और देखते ही देखते कीमतों में अच्छा और खासा सुधार देखने को मिला। आंकड़ों पर नजर डालें तो जो सोना आज सुबह के सत्र में लुढ़क कर 1,54,248 रुपए प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गया, उसमें दोपहर तक जबरदस्त खरीदारी लौटी और करीब 1,212 रुपए रिकवर होकर 1,55,460 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सोना पहुंचता नजर आया। यानी कि सुबह जिसने डर के मारे सोना बेच दिया उसे अब पछतावा हो रहा है, और जिसने हिम्मत करके निचले स्तर पर खरीदारी कर ली होगी उसे अब मुनाफा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात कर लें तो चांदी की चाल तो सोने से भी ज्यादा तेज है और चौंकाने वाली रही। चांदी में रिकवरी की रफ्तार सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज नजर आई। सुबह के वक्त चांदी की कीमतें टूटकर 2,35,624 रुपए प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई, जिसे देखकर लगा कि औद्योगिक मांग में कमी आई। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे चांदी के खरीदार लौट आए और दोपहर होते होते यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 1:30 बजे का वक्त था, ये कीमत एक बार फिर स्थिर होती नजर आई, अपनी असल रंगत में नजर आई। 2,41,150 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर चांदी के दाम पहुंच गए, यानी कि कुछ ही घंटों के भीतर चांदी ने हजारों रुपए की रिकवरी भी कर ली। बाजार के जानकारों का मानना है कि इस समय बाजार में अनिश्चितता का माहौल है और निवेशक भारी मुनाफासूली और कह सकते हैं जमाखोरी का मन बना रहे हैं, जिस चलते लगातार कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों सोने चांदी ने जो रिकॉर्ड तेजी दिखाई थी, जो आप कह रहे थे कि लगातार दामों में बढ़ोतरी हुई है, आपको बता दें हम कि सिर्फ 18 दिनों के भीतर ही सोने चांदी के दामों में लाखों वृद्धि हुई है। 1.5 लाख रुपए तक आप कह सकते हैं ये वृद्धि देखने को मिली, और उतार चढ़ाव तो लगातार बनता ही आया था। जो रिकॉर्ड तेजी दिखाई गई उसके बाद गिरावट एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, जो कि हुआ भी, लेकिन इतनी जल्दी रिकवरी करना यानी कि एक बार दाम कम होना और फिर तेजी से बढ़ जाना, ये संकेत दे रहा है कि निचले स्तरों पर अभी भी खरीदार मौजूद हैं, जो कि मौका मिलते ही बाजार में पैसा लगाने को तैयार बैठे हैं। आज की उथल पुथल ने आम खरीदारों को सोच में डाल दिया कि क्या ये खरीदारी का सही मौका है, क्या भाव अभी और नीचे आएंगे, क्योंकि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव जारी है और कीमतें किसी भी करवट बैठ सकती है। इसलिए अगर आप निवेश या जेवर के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो पल पल के ट्रेड पर नजर बनाए रखिए, और यही आपके लिए समझदारी होगी, आपकी जेब को बचाए रखने की समझदारी होगी, क्योंकि 2026 का ये साल कीमती धातुओं के लिए बेहद ऐतिहासिक साबित हो रहा है। एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी जानकारी की कमी होना आपकी जेब पर हजारों का नुकसान ठोक सकती है। बहरहाल ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और इस देश के लिए था जरूरी। मेरा नाम है मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.